भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो मनोज त्यागी जो कि आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद है, उनको नेता प्रतिपक्ष का चुन लिया गया है। सबसे पहले तो मनोज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने पर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जनता के मन में ये सवाल कि नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष वो व्यक्ति होता है तो जो जनता के अहित की कोई भी अगर कोई कानून, कोई भी नीति सत्ता पक्ष बनाता है तो उसका सबसे पहले कोई विरोध करता है तो वो नेता प्रतिपक्ष और उसकी पूरी टीम करती है। जी। तो ये है कि जनता के हित में काम करने वाला व्यक्ति, जनता के हित की सोचने वाला व्यक्ति, जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लाने वाला व्यक्ति जी। या जनता के अहित में जब भी सत्ता पक्ष कोई ऐसी नीति लागू करता है तो उसका विरोध करने वाला व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष और उसकी पूरी टीम होती है। वर्तमान हालात की बात करें तो इस समय पूर्वी दिल्ली का, खासतौर से ईडीएमसी का मैं बात करूं तो डब्बा गोल है। देखिए, ईडीएमसी की मैं आपको एक बात बता दूं कि ईडीएमसी के अंदर अभी वार्ड कमेटी के अंदर जी जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं जी, हमारी साथी हैं, हमारी बहन है जी, कुसुम तोमर जी, वो मतलब रोई हैं वार्ड कमेटी के अंदर। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दयनीय और अवस्था क्या हो सकती है नगर निगम की। ये मिसमैनेजमेंट कहूं सत्ता पक्ष का जी। कि उनका एक काउंसलर अगर रो रहा है या अधिकारी, इसका मतलब अधिकारी काम नहीं कर रहे तो किसकी जिम्मेवारी है? जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। अगर एक पार्षद रो रहा है तो एक आम आदमी के बारे में सोच करके आप देखिए कि उसको क्या करते होंगे, उसको कितना परेशान करते होंगे ये लोग। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नेतृत्व नहीं हो पा रहा है, एमसीडी का ये सही से मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये कायदा बनता है कि अगर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो आप उससे इस्तीफा दे दें और दूसरे व्यक्ति को जिम्मेवारी। जब बैठक चल रही थी तो आम आदमी पार्टी से मनोनीत निगम पार्षद जो हैं रामराज तिवारी, वो इन सब चीज़ों को देख करके वॉकआउट भी कर गए। बिल्कुल निश्चित सी बात है। क्या मतलब रह गया उस वार्ड कमेटी का जिसमें सत्ता पक्ष की पार्षद रो रही हो जी, तो विपक्ष के लोगों का क्या सुना जाएगा, उनका क्या काम किया जाएगा, जनता के लिए कहाँ काम होगा, कहाँ नीतियाँ तय होंगी? मैं ये जानना चाहता हूँ इन सत्ता पक्ष के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो मेयर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जोन में जो चेयरमैन है, क्या मतलब इनका मतलब क्या है? अगर आप अधिकारियों का मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो फिर किस लिए बनाए जाते हैं? मनोज जी, लगता है कि 3 बार से ये भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सत्ता में काबिज है, फेल है आपकी नज़रों में? मुझे तो लगता है कि सिर्फ कुर्सी पे बैठकर भ्रष्टाचार के लिए, नीतियों को तय करने के लिए अलावा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं कोई काम नहीं करते हैं। और क्योंकि आप अधिकारियों पे दबाव तभी नहीं दे पाते जब आप भी उनके साथ किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं जी। अगर आप लिप्त नहीं होंगे तो आपकी आवाज़ बेबाक होगी, आपकी आवाज़ दबंग होगी जी। आप जोर से बोल करके उनको समझा सकते हैं, उनको कह सकते हैं, अपने जनता के हित के लिए आप नीतियां बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जनता के हित की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी और अपनी जेब की परवाह है कि जेब में किस तरीके से ज़्यादा माल आ सकता है। मनोज त्यागी जी, सावन का महीना शुरू हो चुका है, बारिश सर पे आ चुकी है, नालों की सफाई हुई नहीं है, वार्ड की हालत बात करें तो डूबने के कगार पे होगा जितने भी एमसीडी के नाले हैं जी। मैं ये समझता हूँ कि जिनके टेंडर दिए गए सिर्फ पैसे खाने का काम हो रहा है। फ्लोटिंग मटेरियल को ऊपर से निकाल दिया जाता है जी। क्या फ्लोटिंग मटेरियल से पानी चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। जब तक नाले की गाद नीचे तक नहीं निकलेगी तो पानी का लेवल नीचे कैसे जाएगा? और जब नीचे नहीं जाएगा तो नाले में पानी कैसे चलेगा? इनकी जब तक ये लोग सत्ता में बैठे हैं, जिस तरीके से अभी तक कॉलोनियों में पानी से लबालब कॉलोनियाँ हो जाती हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं, लोगों के कमरों के अंदर पानी आ जाता है जी। मुझे लगता है कि जब तक ये उलटफेर नहीं होगा, जब तक ये इनका बदलाव नहीं किया जाएगा, जब तक सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ा नहीं जाएगा, जब तक ये हमारे घरों के अंदर, हमारी गलियों के अंदर जो पानी का भराव है वो खत्म नहीं हो सकता। मनोज जी, क्या आपने आवाज़ उठाई है कि नालों की सफाई जल्द से जल्द कराई जाए? निश्चित तौर पे मैंने तो अभी एक लेटर तैयार किया हुआ है जी, और उसको देने की तैयारी है कि क्योंकि जो नाले एमसीडी के अंतर्गत आते हैं उनका हमने विजिट किया था जी। और विजिट करने के बाद उन नालों का एक पूरी लिस्ट बनाई है
कि इस लेटर को देकर के हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ये ईडीएमसी के हिसाब से ये नाले साफ़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन नालों के अंदर से गाद नहीं निकाली गई। अगर एक बार जेसीबी घुसा दी जाए तो आपको पूरी शिल्ट निकल के आएगी। तो सिर्फ फ्लोटिंग मटेरियल को साफ करने को ये नाले की सफाई बताते हैं। वहीं बात करें 2022 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर। इस बार जनता क्या बदलाव चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो ये कोई गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों की तैयारी ही करती है जी। पूरे देश के अंदर कोरोना चल रहा है जी। ये बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए, राजस्थान में चली रही पूरे देश में कोरोना चल रहा है, राजस्थान में सरकार अदल बदल का काम चल रहा है जी। पूरे देश में कोरोना से लोग पीड़ित थे, तो मध्य प्रदेश की सरकार में बदलाव करने के लिए सारा खरीद फरोख्त सब कुछ हुआ जी जी जी। दिल्ली के अंदर कोरोना से लोग पीड़ित थे, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष बनते के साथ ही वर्चुअल रैली करने चले गए, घर घर वो स्टिकर लगाने चले गए, 6 साल मोदी जी के 6 साल का प्रचार करने चले गए। तो मैं समझता हूं कि इन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें आपकी हमारी परेशानियों से, जनता की परेशानियों से इनका भावनात्मक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति करते हैं, चुनाव जीतने के लिए काम दिल्ली की जनता का ये कहना, जब से अमित शाह जी आए तो दिल्ली संभली, आपका क्या राय? देखिए, अमित शाह जी ने कौन सी जादू कर दिया? मैं आपको सीधी स्पष्ट बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से कोरोना के लिए बाकायदा दिल से लगे हुए हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आप ये देखिए कि सभी हॉस्पिटलों के अंदर एक एक मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के रूप में लगाया गया। वो सिर्फ इसलिए लगाया गया कि एक एक पेशेंट से बात करी जाए जी। उनको कोई खाने की परेशानी ना हो, उनको कोई इलाज की परेशानी ना हो, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो रहा हो। इन सब चीज़ों के लिए एक एक हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के रूप में लोगों को नियुक्त किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं जाकर के हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे हैं और आज इतने बेड खाली हैं हमारे पास। ये लोग शोर मचा रहे हैं कि इतने बेड ऐसे इतनी, ये व्यवस्था दिल्ली की बिगाड़ना चाहते थे जी। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जिन लोगों को एसिम्प्टोमेटिक हैं वो अपने घरों में रह करके इलाज करें और उसकी वजह से आप ये समझिए कि हॉस्पिटलों में भीड़ नहीं बढ़ी। जिनको कोई परेशानी नहीं है वो अपने घरों में अपना आराम से इलाज करा रहे हैं। उनको कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो कहीं कैद में है, अपने घर के सभी लोग उनके हैं, उनके परिवार का कोई लेकिन मनोज त्यागी जी बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल की, उन्होंने खाल उधेड़ने का जो काम किया है, देखिए मतलब डेड बॉडी से भी पैसा नहीं, उन पे रोक लगाने के लिए सरकार ने नीतियां तय करी हैं और लगातार सरकार उन पे शिकंजा कस रही है। ये भी निर्धारित किया गया कि आप कितने पैसे लेंगे जी, आप गरीब लोगों का इलाज कितने पैसे में करेंगे। तो सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में जब पूरा स्पेस है, बेड खाली हैं, हमें जाने की ज़रूरत क्या है? हमें क्या आवश्यकता है? जिसका मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपनी देखरेख में कोरोना पीड़ितों के इलाज की चिंता कर रहा हो, मैं समझता हूँ उस प्रदेश के लोगों को चिंता नहीं होनी चाहिए। सावन के महीने पे देशभक्तों को क्या, भोले बाबा के भक्तों को क्या शुभकामना देंगे? देखिए, मैं खुद महादेव का पुजारी हूँ और हर साल श्रद्धालु जल लेने जाते हैं हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री जी। लेकिन इस बार कोरोना के चलते मुझे लगता है कि वो संभव हो पाएगा या नहीं, कह नहीं सकता। तो कोरोना से बचाव भी रखें और सभी को इस श्रावण मास की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी भोले भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि श्रावण मास में आप पूजा करें, अर्चना करें, अपने घर में समय दें, लोगों की सेवा करें, दान करें, जिनके पास खाने के लिए कोई परेशानी है उनकी मदद करें। ये भोले बाबा का एक तरीके से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा।